आपके मन पर आपका नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को समझें और आपको शक्ति मिलेगी। मार्कस ऑरेनियस, एक रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक, ने ये शब्द लगभग 2000 साल पहले लिखे थे। फिर भी ये आज हमारे आधुनिक जीवन के लिए बेहद जरूरी और अहम हैं। माइंड फोर्ज में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ तनाव, स्ट्रेस या व्यस्त महसूस करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम एक गहरी, अधिक व्यापक चुनौती का सामना कर रहे हैं, ओवरवेल्म। वो एहसास जब आप डूबा हुआ, मानसिक रूप से पूरी तरह भर हुआ महसूस करते हैं, जहां आपके कॉग्निटिव रिसोर्सेज पूरी तरह से खत्म हुए महसूस होते हैं और बर्नआउट का खतरा मंडरा रहा होता है। ये वो एहसास है कि आपके जीवन की मांगें, काम, व्यक्तिगत, डिजिटल, आपकी सामना करने की क्षमता से कहीं ज्यादा हैं। आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़ दें। और आज की हाइपर कनेक्टेड, हमेशा चालू रहने वाली दुनिया में ये कभी कभार होने वाली परेशानी नहीं है। कई लोगों के लिए ये एक क्रॉनिक अवस्था है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक शक्तिशाली आंतरिक रक्षा प्रणाली बना सकते हैं, एक ऐसा मानसिक ढांचा, मेंटल फ्रेमवर्क जो इतना मजबूत हो कि आपको इस जटिलता से न केवल लचीलेपन के साथ बल्कि स्पष्टता और उद्देश्य के साथ निकलने में मदद करे। आज हम यही बनाने जा रहे हैं, आपका कॉग्निटिव फोर्ट्रेस। ये आसान लाइफ हैक्स या सच्चाई को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है। ये ओवरवेल्म के तंत्र को समझने, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और पुराने ज्ञान से मिली सीखों का उपयोग करने और फिर अपने मन को बचाने और अपने फोकस को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक, एक्शनेबल उपकरण बनाने के बारे में है। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि ओवरवेल्म से लगातार घिरा हुआ मन बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकता। ये कुछ नया नहीं बना सकता, गहराई से जुड़ नहीं सकता और निश्चित रूप से लंबे समय तक चलने वाली भलाई का अनुभव नहीं कर सकता। अपना कॉग्निटिव फोर्ट्रेस बनाना आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी मन की शांति और आपकी समग्र क्षमता, ओवरऑल पोटेंशियल में एक निवेश है। तो चलिए पहली ईंट रखते हैं। इससे पहले कि हम अपना किला बनाएं, हमें घेराबंदी की प्रकृति को समझने की जरूरत है। ओवरवेल्म आखिर है क्या और ये इतना भारी क्यों लगता है? मूल रूप से ओवरवेल्म तब होता है जब कॉग्निटिव लोड, यानी आपके वर्किंग मेमोरी में इस्तेमाल हो रही कुल मानसिक प्रयास आपकी क्षमता से अधिक हो जाता है। अपने दिमाग को सीमित रैम वाले कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह समझें। एक ही समय में बहुत सारे डिमांडिंग एप्लीकेशंस खुले हों तो सिस्टम धीमा होने लगता है, फ्रीज हो जाता है या क्रैश की कर सकता है। आधुनिक जीवन में इस कॉग्निटिव ओवरलोड के लिए कई मुख्य हमलावर जिम्मेदार हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हम पर अभूतपूर्व मात्रा में डेटा, ईमेल्स, खबरें, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस की बौछार होती रहती है। हमारा दिमाग इस लगातार आती जानकारी की बाढ़ को प्रोसेस करने के लिए नहीं बना था। नतीजा, हमेशा पीछे रहने और मानसिक रूप से बिखरा हुआ महसूस करना। टास्क सैचुरेशन। हम में से कई लोग कई भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभाते हैं, जिनमें से हर एक के अपने काम और डेडलाइंस होते हैं। मल्टीटास्किंग का भ्रम इसे और बढ़ाता है, जिससे ध्यान बढ़ जाता है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। डिसीजन फटीग। हर छोटा बड़ा फैसला मानसिक ऊर्जा खर्च करता है। क्या पहनना है से लेकर काम के मुश्किल फैसले और परिवार की जरूरतों को पूरा करने तक हम रोज जितने ज्यादा फैसले लेते हैं, उससे हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस खत्म हो सकते हैं, जिससे आसान फैसले भी बोझिल लगने लगते हैं। इमोशनल स्पिलओवर। जीवन के एक क्षेत्र का तनाव, मान लीजिए काम पर कोई झगड़ा, आसानी से दूसरे क्षेत्रों में फैल सकता है, हमारी सोच को प्रभावित कर सकता है और आगे की मांगों को संभालने की हमारी क्षमता को कम कर सकता है। हमारी भावनात्मक स्थिति, इमोशनल स्टेट, हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी से गहराई से जुड़ी हुई है। और ये सिर्फ उसी पल तनाव महसूस करने के बारे में नहीं है। लगातार बना रहने वाला ओवरवेल्म सीधे बर्नआउट की ओर ले जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बर्नआउट को एक ऑक्यूपेशनल फिनोमेनन, काम से जुड़ा हिंसा के रूप में पहचानता है, जिसकी 3 विशेषताएं हैं। ऊर्जा की कमी या थकावट का एहसास, अपने काम से मानसिक दूरी बढ़ना या अपने काम के प्रति नकारात्मकता या निराशा का भाव, और पेशेवर क्षमता, प्रोफेशनल एफिकेसी में कमी।
ओवरवेल्म को लगातार होने वाली बारिश समझें और बर्नआउट को वो बाढ़ जो आखिरकार सब तोड़ देती है। ये गहरी मानसिक, भावनात्मक और अक्सर शारीरिक थकावट की स्थिति है। इन डायनामिक्स को पहचानना पहला महत्वपूर्ण कदम है। ओवरवेल्म महसूस करना कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है, ये अक्सर एक ऐसे माहौल के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया, नेचुरल रिस्पॉन्स होती है जो हमारे कॉग्निटिव आर्किटेक्चर पर असाधारण मांगे डालता है। अच्छी खबर, हमारा दिमाग भी आश्चर्यजनक रूप से अडैप्टेबल होता है और दुश्मन को समझकर हम अपनी रणनीति, स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर सकते हैं। साइंस हमें क्या बताता है कि हमारा मन कैसे प्रतिक्रिया करता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, हम इसे कैसे रीट्रेन कर सकते हैं। अगले भाग में हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक प्रभावी कॉग्निटिव फोर्ट्रेस बनाने के लिए हमें मन के वास्तुकारों, साइकोलॉजिस्ट्स और न्यूरोसाइंटिस्ट्स से इंसाइट्स की आवश्यकता है। वे हमारे आंतरिक परिदृश्य को समझने के लिए ब्लूप्रिंट प्रदान करते हैं। साइकोलॉजी से एक बुनियादी अवधारणा, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है लोकस ऑफ कंट्रोल। क्या आप आमतौर पर मानते हैं कि आपके जीवन के परिणामों पर आपका नियंत्रण है? इंटरनल लोकस, या बाहरी ताकतें उन्हें नियंत्रित करती हैं? एक्सटर्नल लोकस। ओवरवेल्म हमें एक्सटर्नल लोकस की ओर धकेल सकता है, जिससे हम खुद को परिस्थितियों का शिकार महसूस करने लगते हैं। इंटरनल लोकस विकसित करना, यानी उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो हमारे नियंत्रण में हैं, रेजिलियंस की आधारशिला है। ये मार्टिन सेलिगमैन के लर्न्ड हेल्पलेसनेस बनाम लर्न्ड ऑप्टिमिज्म के काम से जुड़ता है। जब बार बार बेकाबू तनावों का सामना करना पड़ता है तो हम लाचार महसूस करना सीख सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आशावाद यानी ऑप्टिमिज्म भी सीख सकते हैं, यानी असफलताओं को स्थायी, व्यापक और व्यक्तिगत मानने के बजाय अस्थायी, विशिष्ट और बाहरी मानने की क्षमता। ये आशावादी व्याख्यात्मक शैली ओवरवेल्म के खिलाफ एक शक्तिशाली कवच है। अब मस्तिष्क को देखते हैं। जब हम खतरा या ओवरवेल्म महसूस करते हैं तो अमिगडाला नामक एक छोटी बादाम के आकार की संरचना तेजी से सक्रिय हो जाती है। ये हमारे मस्तिष्क का अलार्म सिस्टम है जो फाइट, फ्लाइट, फ्रीज रिस्पॉन्स को शुरू करता है। ये गंभीर शारीरिक खतरे के लिए उपयोगी है, लेकिन एक भरी हुई इनबॉक्स के लिए उतना नहीं। जब अमिगडाला कथित खतरों जैसे बहुत सारी मांगें से लगातार सक्रिय रहता है तो ये असल में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स (पीएफसी) को हाईजैक कर सकता है। पीएफसी हमारे मस्तिष्क का सीईओ है जो तर्कसंगत सोच, योजना, निर्णय लेने और भावनात्मक रीवैल्यूएशन के लिए जिम्मेदार है। जब अमिगडाला के हावी होने के कारण पीएफसी ऑफलाइन हो जाता है तो हमारी स्पष्ट रूप से सोचने और कार्यों को मैनेज करने की क्षमता तेजी से गिर जाती है। इसीलिए जब आप ओवरवेल्म होते हैं तो आसान काम भी असंभव लगते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस से एक शक्ति करने वाला सच ये है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, ये हमारे अनुभवों, विचारों और व्यवहारों के आधार पर बदल और अनुकूलित हो सकता है। हर बार जब आप एक नई कोपिंग स्ट्रैटेजी, सोचने का एक नया तरीका अपनाते हैं तो आप शारीरिक रूप से अपने मस्तिष्क को रीवायर कर रहे होते हैं। उन न्यूरल पाथवेज को मजबूत करते हैं जो रेजिलियंस और शांति का समर्थन करते हैं, और उन पाथवेज को कमजोर करते हैं जो रिएक्टिविटी की ओर ले जाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने पीएफसी को दबाव में भी अधिक प्रभावी ढंग से ऑनलाइन रहने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। हम अपनी अमिगडाला की प्रतिक्रिया को मॉड्यूलेट करना सीख सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मस्तिष्क की अनुकूलन की स्वाभाविक क्षमता है और हम जानबूझकर उस अनुकूलन को दिशा दे सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल इंसाइट ये है कि हमारी मानसिकता और व्याख्यात्मक शैलियाँ बहुत मायने रखती हैं। हम एजेंसी और आशावाद विकसित कर सकते हैं। न्यूरोसाइंटिफिक इंसाइट ये है कि हमारा मस्तिष्क जीवित रहने के लिए बना है, वायर्ड फॉर सर्वाइवल, लेकिन इसे रेजिलियंस के लिए रीवायर किया जा सकता है। ओवरवेल्म सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक न्यूरोबायोलॉजिकल अवस्था है जिसे हम प्रभावित कर सकते हैं। हमारी साइकोलॉजी और हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के बीच इस तालमेल को समझना हमें लेवरेज पॉइंट्स देता है। हम सिर्फ निष्क्रिय रूप से ओवरवेल्म का अनुभव नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को सक्रिय रूप से बदलने की क्षमता है। तो हम इस वैज्ञानिक समझ को अपने कॉग्निटिव फोर्ट्रेस के वास्तविक निर्माण खंडों, बिल्डिंग ब्लॉक्स में कैसे बदलें?
हमें मुख्य सिद्धांतों की आवश्यकता है, ऐसी सदाबहार रणनीतियां जो हमारी मानसिक सुरक्षा की भार वहन करने वाली दीवारें बनाती हैं। ये हमारा अगला अध्याय है। जब हमारा विज्ञान का ब्लूप्रिंट तैयार है तो आइए अपने कॉग्निटिव फोर्ट्रेस की नींव रखते हैं। ये 4 मुख्य सिद्धांत हैं जिन्हें लगातार लागू करने पर ओवरवेल्म के प्रति आपकी संवेदनशीलता में काफी कमी आएगी। स्ट्रैटेजिक इग्नोरेंस, जानबूझकर फिल्टर करने की कला। जानकारी की प्रचुरता के इस युग में ध्यान हमारी सबसे मूल्यवान मुद्रा है। स्ट्रैटेजिक इग्नोरेंस का मतलब अनइन्फॉर्म्ड होना नहीं है, इसका मतलब है चुनिंदा रूप से इन्फॉर्म्ड होना। ये शोर, विकर्षणों और गैर जरूरी जानकारी को जानबूझकर फिल्टर करने का निर्णय है, ताकि आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो वास्तव में मायने रखता है। इसे अपनी जानकारी के आहार को चुनने जैसा समझें। जैसे आप अपने सामने रखी हर चीज नहीं खाएंगे, वैसे ही आपको अपनी ओर फेंकी गई हर जानकारी को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। अपने इनपुट्स का ऑडिट करें, अनावश्यक न्यूज़लेटर से अनसब्सक्राइब करें, उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं या कम मूल्य प्रदान करते हैं, और अपने फोन और कंप्यूटर पर गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद करें। JOMO यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट को अपनाएं। पहचानें कि आपको सब कुछ जानने या हर बातचीत का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। अपनी नीड टू नो को परिभाषित करें। आपके काम और व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए कौन सी जानकारी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, उस पर गहराई से ध्यान केंद्रित करें और बाकी को नजरअंदाज करने में कठोर बने। ग्रेग मैक्केन का एसेंशियलिज्म यहाँ एक बेहतरीन दर्शन है। अगर ये स्पष्ट रूप से हाँ नहीं है तो ये स्पष्ट रूप से ना है। स्ट्रैटेजिक इग्नोरेंस का मतलब खुद को बंद करना नहीं है, इसका मतलब है कि बेकार की चीजों को हटाकर वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों के लिए खुद को खोलना। इमोशनल डिटैचमेंट, स्टोइक रीफ्रेमिंग की शक्ति। ओवरवेल्म अक्सर तनावों के प्रति हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बढ़ जाता है। इमोशनल डिटैचमेंट, जो काफी हद तक स्टोइक दर्शन से प्रेरित है, भावनाओं को दबाने या भावनाहीन बनने के बारे में नहीं है। ये एक घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक जगह बनाने के बारे में है। ये अपनी भावनाओं को उनके द्वारा नियंत्रित हुए बिना देखने के बारे में है। स्टोइक्स ने सिखाया कि हम घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि उनके बारे में अपने निर्णयों पर प्रतिक्रिया करते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, घटनाएं लोगों को परेशान नहीं करती, बल्कि उनके बारे में उनके निर्णय परेशान करते हैं। ऊपर से देखना, व्यू फ्रॉम अबव का अभ्यास करें। जब आप अभिभूत महसूस करें तो मानसिक रूप से पीछे हटें और स्थिति को एक व्यापक, अधिक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखें। कल्पना कीजिए कि आप अपनी स्थिति को एक पहाड़ की चोटी से नीचे देख रहे हैं। आपके जीवन की बड़ी योजना में ये वर्तमान तनाव कितना महत्वपूर्ण है। नियंत्रण का द्वंद्व, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। स्पष्ट रूप से पहचानें कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। अपनी ऊर्जा पूरी तरह से पहले वाले पर केंद्रित करें और बाद वाले के लिए स्वीकृति का अभ्यास करें। अधिकांश बाहरी घटनाएं, अन्य लोगों के कार्य और वैश्विक घटनाएं आपके सीधे नियंत्रण से बाहर हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके विकल्प, आपके प्रयास, ये आपके नियंत्रण में हैं। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें नया रूप दें। क्या ये स्थिति वास्तव में एक आपदा है या यह एक प्रबंधनीय चुनौती है? क्या ये असफलता एक मृत अंत है या सीखने का अवसर है? इमोशनल डिटैचमेंट आपको तत्काल भावनात्मक उथल-पुथल में बह जाने के बजाय स्पष्टता और तर्क के साथ चुनौतियों का जवाब देने की अनुमति देता है। प्रोएक्टिव स्ट्रक्चरिंग, अपने समय और पर्यावरण का जानबूझकर डिजाइन। ओवरवेल्म अराजकता और संरचना की कमी में फलता फूलता है। प्रोएक्टिव स्ट्रक्चरिंग का अर्थ है फोकस का समर्थन करने और घर्षण को कम करने के लिए जानबूझकर अपने दिनों, कार्यों और पर्यावरण को डिजाइन करना। लगातार आने वाली मांगों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय आप एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो आपके कार्यों का मार्गदर्शन करता है। टाइम ब्लॉकिंग, टास्क बैचिंग। स्पेसिफिक प्रकार के कार्यों के लिए समय के स्पेसिफिक ब्लॉक आवंटित करें। उदाहरण के लिए, ईमेल केवल निर्धारित समय पर देखें, ना कि लगातार। मानसिक गति का लाभ उठाने के लिए समान कार्यों को एक साथ समूहित करें, जैसे सभी कॉल्स, सभी लेखन। प्राथमिकता प्रणाली, आइजनहावर मैट्रिक्स, अर्जेंट इंपॉर्टेंट जैसे ढांचे का उपयोग ये तय करने के लिए करें कि पहले क्या करना है, क्या शेड्यूल करना है, क्या सौंपना है और क्या समाप्त करना है।
एनवायरनमेंट डिजाइन विकर्षणों और अनुत्पादक व्यवहारों के संकेतों को कम करने के लिए अपने भौतिक और डिजिटल कार्यक्षेत्रों को अनुकूलित करें। एक साफ डेस्क, गहरे काम के लिए एक शांत जगह या वेबसाइट ब्लॉकर्स का उपयोग करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। सिंगल टास्किंग फोकस, एक समय में एक ही काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। महान मिथक के बावजूद मानव मस्तिष्क प्रभावी मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। कार्यों के बीच स्विच करने में एक संज्ञानात्मक लागत लगती है। प्रोएक्टिव स्ट्रक्चरिंग सीमाएं और पूर्वानुमेयता बनाती है, जिससे आगे क्या करना है ये लगातार तय करने का मानसिक बोझ कम होता है। एक्टिव रिकवरी, अपनी मानसिक बैटरियों को व्यवस्थित रूप से रिचार्ज करना। आप किसी मैराथन धावक से बिना आराम और ईंधन के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं करेंगे। इसी तरह आपके दिमाग को बेहतर ढंग से काम करने और ओवरवेल्म का विरोध करने के लिए नियमित सक्रिय रिकवरी की आवश्यकता है। ये सिर्फ टीवी के सामने आलस करना नहीं है, ये जानबूझ के किए गए अभ्यास हैं जो संज्ञानात्मक और भावनात्मक संसाधनों को पुनर्स्थापित करते हैं। नींद को प्राथमिकता दें। संज्ञानात्मक कार्य, भावनात्मक विनियमन और स्मृति समेकन के लिए नींद गैर प्रक्राम्य है। लगातार गुणवत्तापूर्ण नींद का लक्ष्य रखें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, यहाँ तक कि छोटे नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास भी तनाव को कम कर सकते हैं, फोकस में सुधार कर सकते हैं और आत्म जागरूकता बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको ओवरवेल्म के शुरुआती लक्षणों को पहचानने में मदद मिलती है। मूवमेंट और नेचर, शारीरिक गतिविधि एक शक्तिशाली तनाव निवारक और संज्ञानात्मक बढ़ाने वाला है। प्रकृति में समय बिताने से भी ध्यान पर पुनर्स्थापनात्मक प्रभाव पड़ता है। स्केड्यूल्ड डाउन टाइम और अनफोकस टाइम, अपने दिन में ब्रेक शामिल करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास ऐसे समय हों जब आपका दिमाग भटक सके, प्रतिबिंबित कर सके या बस शांत रह सके। ये अक्सर तब होता है जब रचनात्मक अंतर्दृष्टि उभरती है। पुनर्स्थापनात्मक शौक में संलग्न हों। ऐसी गतिविधियां जो आपको वास्तव में आनंददायक और मनोरंजक लगती हैं, जो काम से संबंधित नहीं हैं, वे गहराई से स्फूर्तिदायक हो सकती हैं। एक्टिव रिकवरी कोई विलासिता नहीं है, ये एक स्थायी, उच्च प्रदर्शन वाली मानसिक प्रणाली का एक मूलभूत घटक है। ये वो रखरखाव कार्य है जो आपके किले को मजबूत रखता है। ये 4 सिद्धांत, स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस, इमोशनल डिटैचमेंट, प्रोएक्टिव स्ट्रक्चरिंग और एक्टिव रिकवरी, आपके कॉग्निटिव फोर्ट्रेस की अटूट नींव बनाते हैं। ये त्वरित सुधार नहीं हैं, बल्कि आपके जीवन में एकीकृत करने के लिए स्थायी दर्शन हैं। अब आइए इस नींव पर निर्माण करने के लिए विशिष्ट उपकरणों से खुद को लैस करें। हमारे मूलभूत सिद्धांत स्थापित होने के साथ अब हमारे कॉग्निटिव फोर्ट्रेस की वास्तविक दीवारों और सुरक्षा बनाने का समय है। ये व्यवहारिक, कार्यवाही योग्य मानसिक उपकरण हैं जिन्हें आप ओवरवेल्म के खतरे के समय तुरंत तैनात कर सकते हैं। द ट्रियाज एंड डेलीगेट मैट्रिक्स उर्फ द आइजनहावर बॉक्स। जब काम ढेर हो जाते हैं तो लकवाग्रस्त महसूस करना आसान होता है। राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा लोकप्रिय ये मैट्रिक्स आपको 2 मानदंडों के आधार पर कार्यों को शीघ्रता से वर्गीकृत करने में मदद करता है: तात्कालिकता और महत्व। क्वाड्रेंट 1, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, पहले करें। ये संकट, दबाव वाली समस्याएं, समय सीमा संचालित परियोजनाएं हैं, इन्हें तुरंत संभालें। उदाहरण, एक महत्वपूर्ण ग्राहक समस्या, एक चिकित्सा आपातकाल। क्वाड्रेंट 2, नॉट अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, शेड्यूल करें। ये वे गतिविधियां हैं जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों, मूल्यों और विकास में योगदान करती हैं। सक्रिय कार्य, संबंध बनाना, योजना बनाना, व्यायाम, इनके लिए समय निर्धारित करें ताकि वे अत्यावश्यक न बन जाएं। यहीं पर आप अपना अधिकांश समय बिताना चाहते हैं। उदाहरण, रणनीतिक योजना, एक नया शौक सीखना, निवारक स्वास्थ्य जांच। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, सौंपें, डेलीगेट करें। ये कार्य अक्सर बाहरी दबाव के कारण दबाव वाले लगते हैं, लेकिन आपके मुख्य लक्ष्यों के अनुरूप नहीं होते हैं। रुकावटें, कुछ बैठकें, कुछ ईमेल, यदि संभव हो तो उन्हें सौंप दें। उदाहरण, गैर महत्वपूर्ण ईमेल का जवाब देना जिन्हें कोई और संभाल सकता है। वैकल्पिक बैठकों में भाग लेना जहां आपका इनपुट महत्वपूर्ण नहीं है।
क्वाड्रेंट 4 नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट हटा दें, डिलीट करें। ये समय बर्बाद करने वाली, विचलित करने वाली तुच्छ गतिविधियां हैं, इन्हें हटा दें। उदाहरण, बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना, अनावश्यक व्यस्तता। जब आप अभिभूत महसूस करें तो अपने कार्यों को जल्दी से लिखें और इस मैट्रिक्स पर प्लॉट करें। ये तुरंत स्पष्टता लाता है कि आपकी ऊर्जा कहाँ केंद्रित करनी है। लक्ष्य अपने अधिकांश प्रयास को क्वाड्रेंट 2 में स्थानांतरित करना है। द वरी पोस्टपोनमेंट टेक्निक। चिंताएं और बेचैनी संज्ञानात्मक अव्यवस्था और ओवरवेल्म में प्रमुख योगदानकर्ता हो सकती हैं। ये तकनीक, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पर आधारित है, चिंताओं को दबाने की कोशिश नहीं करती है, बल्कि ये प्रबंधित करती है कि आप उनके साथ कब जुड़ते हैं। चिंता को स्वीकार करें। जब कोई चिंता आपके दिमाग में आए तो उसे संक्षेप में स्वीकार करें। ठीक है, मैं एक्स के बारे में चिंतित हूं। चिंता का समय, वरी टाइम, निर्धारित करें। प्रत्येक दिन एक विशिष्ट सीमित अवधि, जैसे देर दोपहर में 15-30 मिनट को अपने समर्पित चिंता समय के रूप में नामित करें। चिंता को स्थगित करें। अपने आप से कहें, मैं अपने निर्धारित चिंता समय के दौरान इस बारे में सोचूंगा। आप बाद में संबोधित करने के लिए चिंता को चिंता सूची पर भी लिख सकते हैं। चिंता समय में पूरी तरह से संलग्न हो यदि आवश्यक हो। जब आपका चिंता समय आए तो अपनी सूची देखें। आप पा सकते हैं कि कुछ चिंताएं अपने आप हल हो गई हैं, कम महत्वपूर्ण लगती हैं, या अब आप उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं क्योंकि आप उनसे लगातार बाधित नहीं हो रहे हैं। ये उपकरण चिंताओं को एक विशिष्ट अवधि तक सीमित रखने में मदद करता है, जिससे आपके बाकी दिन में मानसिक बैंडविड्थ मुक्त हो जाती है। यह उस निरंतर निम्न स्तरीय चिंता को कम करता है जो ओवरवेल्म को बढ़ावा देती है। माइंडफुल ट्रांजिशन रिचुअल्स। हम अक्सर एक कार्य, बैठक या संदर्भ से दूसरे में बिना किसी मानसिक विराम के चले जाते हैं। अपने साथ अवशिष्ट तनाव और संज्ञानात्मक भार ले जाते हैं। माइंडफुल ट्रांजिशन रिचुअल्स गतिविधियों के बीच एक मानसिक रीसेट बनाने के लिए संक्षिप्त, जानबूझकर किए गए अभ्यास हैं। अपने ट्रिगर्स को परिभाषित करें। अपने दिन में सामान्य संक्रमण बिंदुओं की पहचान करें, जैसे एक बड़ी रिपोर्ट खत्म करना, एक कठिन बातचीत से पहले अपना कार्य दिवस समाप्त करना, घर पहुंचना। एक सरल रिचुअल चुनें। यह हो सकता है 3 से 5 गहरी सचेत सांसें लेना, एक छोटा माइंडफुलनेस व्यायाम जैसे 60 सेकंड के लिए अपने आसपास के दृश्यों और ध्वनियों पर ध्यान देना, खिंचाव या मुद्रा बदलना, एक ग्लास पानी लेना और उसे ध्यान से पीना, संक्षेप में समीक्षा करना कि आपने क्या पूरा किया और आगे क्या है। स्थिर रहें, शक्ति नियमित अभ्यास में है। ये रिचुअल्स हालांकि छोटे हैं, आपके दिन में मानसिक विराम चिन्ह बनाते हैं। वे आपको पिछले कार्यों से मानसिक टैब बंद करने में मदद करते हैं, जिससे आप अगले कार्य को एक ताज़ा, अधिक केंद्रित माइंड के साथ कर सकते हैं। यह मानसिक अव्यवस्था के संचयी निर्माण को रोकता है। द एनर्जी ऑडिट। ओवरवेल्म केवल बहुत अधिक काम करने के बारे में नहीं है, यह कम हुई मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा के बारे में भी है। एक एनर्जी ऑडिट आपको ये पहचानने में मदद करता है कि कौन सी गतिविधियां, लोग और वातावरण आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं वर्सेस कौन सी चीजें आपको रिचार्ज करती हैं। एक हफ्ते तक ट्रैक करें। एक हफ्ते तक दिन भर अपनी ऊर्जा के स्तर पर ध्यान दें। विभिन्न बिंदुओं पर लिखें। आप अभी कौन सा कार्य या गतिविधि कर रहे थे? आप किसके साथ बातचीत कर रहे थे? आपका वातावरण कैसा था? बाद में आपने ऊर्जावान रूप से कैसा महसूस किया? खत्म, तटस्थ, ऊर्जावान। पैटर्न पहचानें। सप्ताह के अंत में अपने नोट्स की समीक्षा करें। आपकी लगातार ऊर्जा खत्म करने वाली चीजें क्या हैं? आपके विश्वसनीय रिचार्जर्स क्या हैं? ड्रेनर्स में शामिल हो सकते हैं नकारात्मक सहकर्मी, अव्यवस्थित स्थान, अत्यधिक स्क्रीन समय, कुछ प्रकार के काम, लगातार रोक-टोक। रिचार्जर्स में शामिल हो सकते हैं सार्थक कार्य, सहायक बातचीत, प्रकृति में समय, रचनात्मक गतिविधियां, केंद्रित गहरा काम, व्यायाम। यह ऑडिट आपके सबसे कीमती संसाधन, आपकी ऊर्जा के प्रबंधन में व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो ओवरवेल्म का मुकाबला करने के लिए मौलिक है। सिंगल टास्किंग सुप्रीमेसी और द पोमोडोरो टेक्निक।
हमने इस पर पहले भी बात की थी, लेकिन इसे एक विशिष्ट उपकरण के रूप में दोहराना उचित है। जानबूझकर सिंगल टास्किंग के लिए प्रतिबद्ध रहें। जब केंद्रित संज्ञानात्मक कार्य की बात आती है तो मल्टीटास्किंग एक मिथक है। यह वास्तव में तेजी से कार्य स्विचिंग है, जिसमें संज्ञानात्मक स्विचिंग पेनल्टी लगती है, जिससे त्रुटियां और तनाव बढ़ता है। सिंगल टास्किंग को लागू करने का एक शक्तिशाली तरीका पोमोडोरो टेक्निक है। एक कार्य चुनें, काम करने के लिए एक विशिष्ट कार्य चुनें, एक टाइमर सेट करें, परंपरागत रूप से 25 मिनट, एक पोमोडोरो। बिना विचलित हुए काम करें, टाइमर बजने तक केवल उसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई अन्य रुकावट नहीं। यदि कोई विकर्षण उत्पन्न होता है तो उसे लिख लें और बाद में उस पर वापस आएं। एक छोटा ब्रेक लें, जब टाइमर बजे तो 5 मिनट का ब्रेक लें। खिंचाव करें, पानी पिएं, अपनी स्क्रीन से दूर देखें। दोहराएं, 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक लें, 15 से 30 मिनट। पोमोडोरो टेक्निक कठिन कार्यों को प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ती है, तात्कालिकता और फोकस की भावना पैदा करती है और नियमित रिकवरी का निर्माण करती है। यह आपके ध्यान को प्रशिक्षित करता है और विकर्षणों के आकर्षण का विरोध करना आसान बनाता है, जो ओवरवेल्म के प्रमुख ईंधन हैं। ये 5 उपकरण ट्रायाज एंड डेलीगेट मैट्रिक्स, वरी पोस्टपोनमेंट, माइंडफुल ट्रांजिशंस, एनर्जी ऑडिट और सिंगल टास्किंग विद पोमोडोरो ओवरवेल्म के खिलाफ आपके शस्त्रागार में शक्तिशाली हथियार हैं। ये हमारे मूलभूत सिद्धांतों के व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं जो तैनात होने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक किला बनाना एक बार की घटना नहीं है। इसके लिए निरंतर सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है। एक किला एक बार बन जाने के बाद निरंतर घेराबंदी का सामना करने के लिए नियमित रखरखाव और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है। यही बात आपकी संज्ञानात्मक सुरक्षा के लिए भी सच है। आइए ओवरवेल्म और बर्नआउट के खिलाफ दीर्घकालिक लचीलापन बनाने की रणनीतियों पर नजर डालें। रेजिलियंस रिचुअल्स विकसित करें, सुबह और शाम के बुक एंड्स। आप अपने दिन की शुरुआत और समाप्ति कैसे करते हैं, ये आपकी मानसिक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। सुबह का रिचुअल, ईमेल या समाचारों में तुरंत गोता लगाने के बजाय जो तनाव पैदा कर सकता है, एक सुबह का रिचुअल डिजाइन करें जो आपको आधार प्रदान करे। इसमें हाइड्रेशन, हल्का मूवमेंट, माइंडफुलनेस, जर्नलिंग या दिन के लिए स्पष्ट इरादे निर्धारित करना शामिल हो सकता है। यह सक्रिय रूप से एक शांत, केंद्रित माहौल तैयार करता है। शाम का रिचुअल, काम गतिविधि से आराम में संक्रमण के लिए एक वाइंड डाउन रूटीन बनाएं। इसमें स्क्रीन से डिस्कनेक्ट करना, पढ़ना, हल्का खिंचाव, दिन पर चिंतन करना, कृतज्ञता या सीखे गए सबक या अगले दिन की तैयारी करना शामिल हो सकता है। यह नींद की गुणवत्ता और मानसिक समापन में सहायता करता है। यह रिचुअल्स सुरक्षात्मक बफर्स के रूप में कार्य करते हैं, प्रत्येक दिन की शुरुआत और अंत में आपके दिमाग को मजबूत करते हैं। आत्म करुणा विकसित करें, खासकर असफलताओं के दौरान। आप अभी भी कभी कभी अभिभूत महसूस करेंगे। किला कभी दबाव महसूस न करने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप ठोकर खाते हैं या अभिभूत महसूस करते हैं तो आत्म आलोचना के बजाय आत्म करुणा का अभ्यास करें। सेल्फ काइंडनेस, कठोर निर्णय के बजाय खुद के साथ समझ और समर्थन से पेश आना। कॉमन ह्यूमैनिटी, ये पहचानना कि संघर्ष और अपूर्णता साझा मानवीय अनुभव का हिस्सा हैं। आप ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। माइंडफुलनेस, अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दबाए या बढ़ाए बिना संतुलन के साथ देखना। जब आप अभिभूत होते हैं और कोई गलती करते हैं या अपनी इच्छानुसार सामना नहीं कर पाते हैं तो आत्म आलोचना तनाव की एक और परत जोड़ देती है। आत्म करुणा आपको सीखने, ठीक होने और अधिक प्रभावी ढंग से फिर से जुड़ने की अनुमति देती है। ट्रिगर्स के लिए इफ देन योजना की शक्ति, उन सामान्य ट्रिगर्स की पहचान करें जो आमतौर पर आपको अभिभूत महसूस कराते हैं, जैसे ईमेल की अचानक बाढ़, एक अप्रत्याशित तत्काल अनुरोध, एक विशेष प्रकार की बैठक।
फिर मनोवैज्ञानिक पीटर गोलविट्जर की एक अवधारणा इफ देन योजनाएं बनाएं। इफ ट्रिगर स्थिति X होती है, देन मैं पूर्व नियोजित प्रतिक्रिया Y करूंगा। इफ मुझे 1 घंटे में 10 से अधिक नए ईमेल मिलते हैं, देन मैं 5 गहरी सांसें लूंगा और किसी भी प्रतिक्रिया देने से पहले ट्रियाज मैट्रिक्स का उपयोग करूंगा। इफ मुझे दोपहर में निर्णय लेने में थकान महसूस होने लगती है, देन मैं 10 मिनट के लिए बाहर टहलने जाऊंगा। इफ मेरा बॉस मुझे एक अप्रत्याशित तत्काल कार्य देता है, देन मैं अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं के सापेक्ष इसकी प्राथमिकता पर स्पष्टीकरण मांगूंगा। अपनी प्रतिक्रिया का पहले से निर्णय लेना अनुकूली व्यवहारों को स्वचालित करता है जब आप दबाव में होते हैं और आपका PFC समझौता कर सकता है। ये पल में संज्ञानात्मक भार को कम करता है। समर्थन लें और एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क बनाएं। आपका कॉग्निटिव फोर्ट्रेस एक पृथक टावर नहीं होना चाहिए। मजबूत सामाजिक संबंध लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बारे में बात करें। विश्वसनीय दोस्तों, परिवार, गुरुओं या एक चिकित्सक के साथ अपनी अभिभूत भावनाओं को साझा करें। अपने अनुभव को व्यक्त करने से उसकी शक्ति कम हो सकती है। व्यावहारिक सहायता लें। उपयुक्त होने पर मदद मांगने, सौंपने या समय सीमा पर बातचीत करने से न डरें। संबंधों का पोषण करें। उन संबंधों में समय निवेश करें जो सहायक और उत्थानकारी हों। सामाजिक संबंध तनाव को कम करते हैं और परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। याद रखें, सबसे मजबूत किले को भी सहयोगियों से लाभ होता है। दीर्घकालिक लचीलापन बनाना एक सतत अभ्यास है। ये इन रणनीतियों को अपने जीवन के ताने बाने में एकीकृत करने के बारे में है, ताकि आपका कॉग्निटिव फोर्ट्रेस केवल एक संरचना न रह जाए, बल्कि आप जो हैं उसका एक गतिशील, अनुकूलनीय हिस्सा बन जाए। हमने आज आपके कॉग्निटिव फोर्ट्रेस के निर्माण की यात्रा में बहुत कुछ कवर किया है। हमने आधुनिक ओवरवेल्म की प्रकृति का विश्लेषण किया, लचीलेपन के लिए मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिफिक ब्लूप्रिंट्स का पता लगाया, स्ट्रैटेजिक इग्नोरेंस और इमोशनल डिटैचमेंट जैसे मूलभूत सिद्धांत स्थापित किए और आपको व्यावहारिक मानसिक उपकरणों के एक शस्त्रागार से लैस किया। अंत में हमने देखा कि लंबी अवधि के लिए इन सुरक्षाओं को कैसे मजबूत किया जाए। मुख्य बात यह है, आप अपनी मानसिक भलाई के वास्तुकार और निर्माता हैं। ओवरवेल्म एक अपरिहार्य भाग्य नहीं है, ये एक चुनौती है जिसका सामना समझ, रणनीति और निरंतर अभ्यास से किया जा सकता है। इस कॉग्निटिव फोर्ट्रेस का निर्माण निरंतर अटूट आनंद की स्थिति प्राप्त करने के बारे में नहीं है। जीवन हमेशा चुनौतियां, दबाव और अप्रत्याशित तूफान पेश करेगा। इसके बजाय ये इन तूफानों को अधिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और उद्देश्य के साथ नेविगेट करने की क्षमता बनाने के बारे में है। ये जानना कि आपके पास प्रक्रिया में खुद को खोए बिना मांगों का प्रबंधन करने के लिए आंतरिक संसाधन है। माइंड फोर्ज में हम जिस परिवर्तन का लक्ष्य रख रहे हैं, वो है लगातार घिरे हुए महसूस करने से सक्षम रूप से मजबूत महसूस करने तक, प्रतिक्रियाशील और थके हुए से सक्रिय और लचीला बनने तक। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग के लिए कार्रवाई। ज्ञान संभावित शक्ति है, अनुप्रयोग ही सच्ची शक्ति है। इस सप्ताह आपके लिए मेरी चुनौती ये है, आज हमने जिस एक उपकरण या सिद्धांत पर चर्चा की उसे चुनें, सिर्फ एक। शायद ये प्रत्येक सुबह ट्रियाज एंड डेलिकेट मैट्रिक्स का अभ्यास कर रहा है। हो सकता है कि ये 15 मिनट का वरी पोस्टपोनमेंट सत्र लागू कर रहा हो, या शायद ये कार्यों के बीच एक माइंडफुल ट्रांजिशन रिचुअल शुरू कर रहा है। अगले 7 दिनों तक उस एक चीज को लगातार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हों। इसके प्रभाव का निरीक्षण करें, छोटे बदलावों पर ध्यान दें। स्थायी परिवर्तन इसी तरह बनता है, एक समय में एक जानबूझकर की गई कार्रवाई। मुझे ये सुनना अच्छा लगेगा कि आप कौन सा उपकरण चुन रहे हैं और ये कैसा चल रहा है। नीचे टिप्पणी में अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा करें। आप अपने किले के किस हिस्से पर पहले काम कर रहे हैं? यदि आपको ये ब्लूप्रिंट मूल्यवान लगा और आप अपने दिमाग पर महारत हासिल करने, लचीलापन बनाने
और अपनी संज्ञानात्मक स्पष्टता बढ़ाने के लिए और उपकरण चाहते हैं तो माइंडफोर्ज को सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को हिट करना सुनिश्चित करें। हम आपको कामयाब होने में मदद करने के लिए व्यवहारिक, सशक्त बनाने वाली और बौद्धिक रूप से कठोर सामग्री प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ें और अपना किला बनाएं।